हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज मैं CMED का क्लास 7 लेके आया हूँ, जिसमें हम पब्लिक वर्क्स अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिसमें PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स या फिर उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, सरकारी खातों से व्यय एवं धन प्राप्ति के लिए लेखा जोखा रखने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है। विच सिस्टम इज यूज टू कीप अकाउंट्स फॉर एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट ऑफ मनी फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट। देखिए, जो सरकारी विभाग होते हैं उनमें खर्च होता भी है और पैसा आता भी है। ठीक है, जो सर्विसेज आप देते हैं उसके आधार पर जो पैसा मिलता है उसका वो भी आपको मिलता है। तो ये टोटल जो एक एक्सपेंडिचर है उसका टोटल लेखा जोखा कैसे रखा जाता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ समझिए, कोई यूनिवर्सल एप्लीकेबल सिस्टम ऐसा नहीं होता जो सारे विभागों पे सेम तरीके से अप्लाई हो। ठीक, कुछ विभाग प्रोडक्शन करते हैं तब पैसा कमाते हैं, कुछ विभाग कुछ सर्विसेज देते हैं तो पैसा कमाते हैं। तो सबका अलग अलग सिस्टम है अर्न करने का और खर्च करने का। ठीक है, तो जो अलग अलग मेथड्स हैं उसमें नाम दिया है। पहला ऑप्शन सिविल सेवा प्रणाली या सिविल अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा वन विभाग लेखा प्रणाली फॉरेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, या लोक निर्माण विभाग लेखा प्रणाली PWD अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए, जो पहला है सिविल सेवा प्रणाली, वो क्या होता है, ऐसे डिपार्टमेंट्स जहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई कमर्शियल खर्च नहीं हो रहा। ठीक है, वहाँ पर आप कुछ सर्विस दे रहे हो बस। जैसे आपका टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। ठीक, जैसे PWD रोड बनाता है, पुल बनाता है और शहर के डेवलपमेंट के दुनिया भर के काम करता है, उस तरीके से कोई फिजिकल आउटपुट जहाँ नहीं होता वहाँ पर आप सिविल अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं लेखा जोखा रखने के लिए। फॉरेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या, जहाँ पर कुछ कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, जैसे वन विभाग ने पेड़ अधिक हुए, पेड़ काटे, पेड़ों की लकड़ी बेची तो उनसे कुछ पैसा मिला, तो इस टाइप के कमर्शियल खर्चे जहाँ पर होते हैं वो वन विभाग लेखा प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद तीसरा है लोक निर्माण लेखा प्रणाली। तो इसका नाम ही क्लियर है कि लोक निर्माण विभाग की लेखा प्रणाली। इसमें क्या होता है, जब बहुत बड़े खर्चे करोड़ों में होते हैं और जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब व्यय भी हो रहा है और आय भी हो रही है, क्योंकि आप कुछ बना रहे हैं उससे आपको कर मिल रहा है, व्यय आपका हो रहा है उसको बनाने में। तो इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनकी अकाउंटिंग हम करते हैं लोक निर्माण विभाग लेखा प्रणाली से। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अगर आपको इन तीनों में से कोई एक भी आएगा तो आप आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सरकारी वित्तीय वर्ष लिया जाता है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर इज टेकन। देखिए, हमारा नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है 1 जनवरी से। ठीक है, पर जो सरकारी वित्तीय वर्ष या फिर फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा, 1 अप्रैल से। ठीक है, और ख़त्म होता है 31 मार्च को जाके। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक, या वित्तीय वर्ष। अगला, केंद्रीय सरकार में लेखा संबंधी विभाग का अध्यक्ष होता है। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट इज। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है, मैं पहले बता दूं, और राज्य सरकार का अलग होता है। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार का है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। उस पद का नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी प्रदेश में लेखा संबंधी विभाग का अध्यक्ष होता है। अब स्टेट के अंदर होता है, स्टेट वाले को कोषागार अधिकारी नहीं, ट्रेजरी ऑफिसर नहीं कहते, महालेखाकार, लेखा नियंत्रक बता चुका हूं मैं, और ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महालेखाकार या अकाउंटेंट जनरल। ठीक, इन दोनों को हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। जो स्टेट का होगा अध्यक्ष, जो लेखा संबंधी कामों को करेगा, लेखा संबंधी रिकॉर्ड को रखेगा और अपने कर्मचारियों को इस चीज़ के लिए, मतलब उनके ऑफिस को जो हेड करेगा वो होगा महालेखाकार या फिर अकाउंटेंट जनरल स्टेट में। और जो स्टेट वाला जिसको रिपोर्ट करता है उसका नाम होता है लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो बैठता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ मैनी रूल्स हैव बीन पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हैंडबुक फॉर कीपिंग अकाउंट रिलेटेड रिकॉर्ड्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखा संबंधी अभिलेख रखने के लिए वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के रूप में कितने नियम प्रकाशित किए। देखिए, होता क्या है, जितने भी लेखा के जो नियम होते हैं लेखा रखने के या अकाउंट्स के डिटेल्स रखने के, उसके लिए जो महालेखाकार होता है उसको सारे अधिकार होते हैं। ठीक, परंतु उसके नियम बनाने के बाद कि राज्य सरकार को ये अधिकार होता है कि वो उसमें कुछ संशोधन करके कुछ नियम अपने जोड़ सकते हैं। ठीक, तो वो जो नए नियम केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने बनाए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए हैं, उनकी संख्या है 6। ठीक है, अभी हस्त पुस्तिकाओं में क्या होता है कि जो हैंड बुक्स होती हैं उसके अंदर आपको बेसिक रूल्स बना के गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं उनको दे देती है। तो उससे उन्हें यह आइडिया मिल जाता है कि आपको लेखा रखने में कौन से प्रपत्रों का, कौन से फॉर्म का यूज़ करना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, कौन सा लेखा किस हेडिंग के अंदर में जाएगा। तो ये सब चीज़ें आगे आप समझोगे।
तो उन सब के रिकॉर्ड्स रखने के लिए हैंडबुक्स बनाई हैं। तो ऐसी 6 हैंडबुक हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लेखा या अकाउंट्स को रखने के तरीके बताए गए हैं। इसका सही आंसर है 6, जिसमें से जो आपका हैंडबुक नंबर 1 है वो सरकारी अधिकारी उनको दी जाती है जिनको वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जो हैंडबुक नंबर 2 होती है वो ऐसी होती है जिसके अंदर वेतन, अवकाश, इस तरीके की चीज़ों के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दे रखी होगी। जो तीसरी हैंडबुक होती है वो यात्रा भत्ता, जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है सरकारी कर्मचारियों को, उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको बताती है। जो चौथी होती है वो किसी कर्मचारी के रिटायर हो जाने पर, ठीक है, उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है उस बारे में डिटेल बताती है, जिसकी पेंशन कैसे मिलेगी या फ्यूचर में आगे किस तरीके की सुविधाएं सरकार उससे देगी उस बारे में बताती है। जो 5वीं है वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें बताती है। और जो हैंडबुक नंबर 6 है वो हम इंजीनियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग और किसी भी निर्माण विभाग से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो हैंडबुक नंबर 6 में दी होती हैं। तो अगर आपसे सीधे भी पूछे तो आपको याद रखिएगा कुल संख्या भी 6 है, और जो आपकी हैंडबुक है इंजीनियर वाली वो भी नंबर 6 है, ठीक। जो 6ठी नंबर की हैंडबुक है उसमें इंजीनियरिंग कार्य से रिलेटेड डिटेल्स दी होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक निर्माण विभाग में लेन देन के लिए प्रयोग होने वाले प्रमुख शीर्षक हैं। मेजर हेडिंग्स यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, मैंने आपको पीछे बताया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में आप एक PWD अकाउंटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अंदर में व्यय भी होता है, आय भी होती है, कमर्शियल होता है, ठीक। तो ऐसे में हम क्या यूज़ करते हैं, शीर्षक, मतलब जब आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो हेडिंग क्या क्या बनाएंगे उसकी, ठीक है। तो उस हेडिंग के अंदर जो आपको यहाँ ऑप्शन दिए हैं उसमें व्यय शीर्षक, आप एक्सपेंडिचर, बिल्कुल आप PWD के अंदर व्यय भी करते हैं। रेमिटेंस हेड, यानी कि आप किसी भी प्रकार का जो अन्य विभाग होता है उनसे आपकी लेन देन भी चलती रहती है, आप किसी दूसरे विभाग के बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो उनका भी खर्च होता है, वो भी आप अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। इसके अलावा आप बनाते हैं एक रेवेन्यू हेड, आय शीर्षक, ठीक है। मतलब आपने व्यय तो कर लिया, अब आपको उस सर्विस को देने के बाद जो आय होगी उसका अलग आप एक हेड बनाएंगे, एक शीर्षक बनाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों यूज़ होते हैं लोक निर्माण विभाग की लेन देन प्रणाली में। इस कारण से इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। और अगर आपसे कोई एक भी पूछा जाएगा तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, समान प्रकार की आय एवं भुगतान को एक मद के अंतर्गत विधिवत तथा स्पष्ट रूप से लेखा रखा जाता है, उसे कहते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ इनकम एंड पेमेंट्स आर ड्यूली एंड क्लियरली अकाउंटेड फॉर अंडर वन हेड, ठीक है। अब ठीक है, शीर्षक जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं समझिए, एक हेडिंग, ठीक। आप जैसे कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप अगर एक हेडिंग लिख रहे हैं तो उस हेडिंग के अंदर उससे रिलेटेड चीज़ें ही लिखेंगे। उसी तरीके से आपने एक हेडिंग लिखी, मान लीजिए व्यय, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो अब उसके अंडर जितने भी खर्चे हुए वो लिखेंगे, ठीक। आपने एक दूसरी हेडिंग लिखी आय या इनकम, तो उसमें वो लिखेंगे जहाँ से आपको पैसा मिला। तो ये हेडिंग्स का मतलब, शीर्षक का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक। अब सवाल में आपसे पूछा गया कि समान प्रकार के आय तथा भुगतान को मद के अंतर्गत विधिवत तथा स्पष्ट रूप से लेखा रखा जाता है, उसे कहते हैं, ठीक है। तो जो सिमिलर टाइप के खर्चे होते हैं, जो सिमिलर टाइप के होते हैं, उनको किस हेड में रखा जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर है लेखा शीर्षक, ठीक है। लेखा शीर्षक क्या होता है, हेड ऑफ अकाउंट्स। हेड ऑफ अकाउंट्स में आपको एक अकाउंट्स का पूरा फॉर्मेट दे दिया जाता है, ठीक। उस हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप ये एक्सपेंडिचर हेड, रेमिटेंस हेड, रेवेन्यू हेड, ये सारे हेड डालते हैं। उसके बाद आप उसकी पूरी डिटेल तैयार करते हैं एक्सपेंडिचर की, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, शीर्षक पद्धति में लेखा जोखा रखने के लाभ होते हैं। द हेड ऑफ अकाउंट्स मेथड हैज़ द एडवांटेज ऑफ कीपिंग अकाउंट्स। अब अगर आप कोई रिकॉर्ड रख रहे हैं, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखेंगे तो बाद में कभी सालों बाद ढूंढेंगे, या फिर आप रिटायर हो गए, नया कर्मचारी आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, चौथा आया, फिर तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइज मेथड को जो बनाया गया, उसको बनाने के फ़ायदे क्या हैं, ये यहाँ पर पूछा गया कि शीर्षक पद्धति में लेखा जोखा रखने के लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं, किसी कार्य के लिए अनुदानित राशि तथा खर्च का तुरंत पता लग जाए। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर गिवन फॉर एनी वर्क शुड बी इमीडिएटली नोन, बिल्कुल सही है। अगर आपके पास लेखा का पूरी लिस्ट है, आप पता कर लोगे कितना खर्चा हुआ, कितना आय हुई, कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला, कार्य की प्रगति का सही से आकलन किया जाता है, बिल्कुल। करेक्ट असेसमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस। अब आपका कार्य किस गति से चल रहा है। अगर आप 50% टोटल जो आपने अनुदानित राशि तय की थी, अगर उसका 50% आप खर्च कर चुके हैं तो इसका मतलब क्या, आप 50% काम भी तो कर चुके हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है पैसा और काम के। तो आपको असेसमेंट भी किया जा सकता है वर्क का। तीसरा, आवंटित धन का बंटवारा नियंत्रित रहता है। एलोकेशन ऑफ फंड्स रिमेन कलेक्टेड। अब देखिए, फंड्स अगर एलोकेट किए जाते हैं या आवंटित किए जाते हैं तो वो अगर एक कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो उसमें कई तरीके के काम है, ठीक है। उसमें इनकम भी देनी है, उसमें सैलरी भी देनी है, उसमें सैलरी देनी है, उसमें ठेकेदार का भी प्रॉफिट है, मशीनों का भी खर्चा है, कुछ कंटिजेंसीज भी होती हैं। तो इस तरीके के अलग अलग खर्चों को मैनेज करने में आसानी होती है कि
कौन सा धन किस खर्च के लिए या किस मद के लिए तय किया गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, शीर्षक पद्धति का लेखा जोखा रखने के लाभ क्या होते हैं, ये तीनों इसके लाभ होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। लोक निर्माण विभाग के अधीन कौन से निर्माण होते हैं। ठीक, ये निर्माण है, यहाँ पे निर्माण होते हैं। ठीक है, वर्क्स, व्हाट आर द वर्क्स अंडर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, पीडब्ल्यूडी क्या करता है, सरकारी भवन बनाता है, बिल्कुल। आवास विकास भी बनाता है, पीडब्ल्यूडी बनाता है, वो डिपेंड करता है किसको इस बात का ठेका मिला है, वो कुछ सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ होती हैं। आवासीय भवन ये भी बनाते हैं कुछ, नगरीय सड़कें, शहर की सड़कों का काम भी पीडब्ल्यूडी का होता है। उसके अलावा शहर की नालियाँ, उसके अलावा कनेक्टिंग रोड्स, बेसिक शहर के डेवलपमेंट के लिए जितना भी सार्वजनिक डेवलपमेंट का काम होता है वो सारा पीडब्ल्यूडी करता है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं, पीडब्ल्यूडी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उपरोक्त सभी पीडब्ल्यूडी ये सारे काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, सिंचाई, नहरों, बरसाती नालों से संबंधित कार्य किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। अंडर विच डिपार्टमेंट डू द वर्क्स रिलेटेड ऑफ इरिगेशन, कैनाल, रेनी ड्रेन्स फॉल। अब आप नाम से समझते हैं, अगर बरसाती नाले, नहर और इस तरीके की चीज़ों की बात हो रही है जो सिंचाई से रिलेटेड है, तो कौन करेगा, वो सिंचाई विभाग करेगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट। वाटर कॉरपोरेशन तो जल स्वच्छता, इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, वेस्ट, जो पानी की जो सप्लाई होती है पीने वाले पानी की, उसके अलावा स्वच्छता से रिलेटेड, पानी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ये सारे काम करता है वाटर कॉरपोरेशन। ठीक है, जल निगम। नलकूप विभाग जो होता है वो ट्यूबवेल, पानी, सिंचाई से रिलेटेड जो लघु सिंचाई होती है, ठीक है, जो छोटे स्तर पे किसी एक एरिया में होती है, वो नलकूप विभाग का काम होता है। और लोक निर्माण विभाग का सिंचाई, नहरों से मतलब नहीं होता, वो सिंचाई विभाग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई विभाग। अगला देखते हैं, लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता के नीचे सोपान में कौन सा अधिकारी होता है। विच ऑफिसर इज इन हायरार्की बिलो द चीफ इंजीनियर इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देखिए, हायरार्की क्या होती है, आप एक स्टेज बना देते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे एक, फिर उसके नीचे दूसरा नंबर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इससे क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारा टॉप बॉस कौन है, हमें किसको रिपोर्ट करना है, और आपके ऊपर वाले को पता है उसको किसको रिपोर्ट करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसमें हायरार्की किस तरीके से है, या फिर किसके नीचे कौन सा अधिकारी होता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चीफ इंजीनियर के नीचे, बिलो द चीफ इंजीनियर। तो आप एक बात समझ लीजिए, लोक निर्माण विभाग में सबसे ऊपर चीफ इंजीनियर ही होता है। ठीक है, वैसे कहीं कहीं पर इंजीनियर इन चीफ भी होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चीफ इंजीनियर और इंजीनियर इन चीफ, ये दोनों अलग अलग एक ही चीज़ है, बस नाम का अंतर है। देखिए होता क्या है, जैसे मैं इसको आराम से समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आपका चीफ इंजीनियर है, ठीक, अगर आपका काम लिमिटेड जगह का है, राज्य छोटा है, ठीक है, छोटे राज्यों के अंदर सबसे हेड पे चीफ इंजीनियर होता है। पर जो बहुत बड़े राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तो वहाँ पर आपको एक मिलेगा इससे भी ऊपर, इंजीनियर इन चीफ। ठीक है, वो सबसे हेड टॉप पे होता है। तो अब जनरली आपको अगर कोई पूछे तो आपके लिए चीफ इंजीनियर ही हमेशा टॉप पे रहेगा। अगर कहीं इंजीनियर इन चीफ भी आपको ऑप्शन में मिल जाए, देन आप इंजीनियर इन चीफ को सही आंसर लगा दें। अदरवाइज टॉप पे चीफ इंजीनियर ही होता है। इंजीनियर इन चीफ तभी रखा जाता है जब आपके विभाग में बहुत बड़ा एरिया आ रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि चीफ इंजीनियर के नीचे कौन सा अधिकारी आता है। देखिए, मैं इसको आसान भाषा में बता दूँ, चीफ इंजीनियर, उसके नीचे आता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है, ऐसी, ठीक, अधीक्षण अभियंता। उसके नीचे आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, इसको एक्जीएन भी कहते हैं कभी कभी, ठीक। उसके नीचे आता है असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, और असिस्टेंट के नीचे आता है जूनियर इंजीनियर, ठीक। ये इसका बेसिक सोपान है, इस तरीके से चीफ, सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर। अब यहाँ पर आपसे पूछा कि चीफ के नीचे कौन आता है, तो आप समझ गए, चीफ के नीचे अधीक्षण अभियंता या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, निर्माण कार्यों में लोक निर्माण विभाग के कौन से अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं एवं सामान्य निरीक्षण का काम करते हैं। विच ऑफिसर इन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क एंड डू द वर्क ऑफ जनरल इंस्पेक्शन। देखिए, अब यहाँ बहुत छोटी सी बात है, जो आपके मैंने 5 इंजीनियरिंग कैटेगरी बताई थी, मेन सीई, एसई, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट, फिर उसके बाद जेई, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। अब होता क्या है, जो इसमें टॉप के जो दो हैं ना, चीफ और सुपरिटेंडेंट, इनका काम क्या होता है, नीचे वाले ऊपर वाले अधिकारी से मंत्री हैं, मंत्री के द्वारा कोई बजट पास किया गया, किसी नई प्रोजेक्ट को उनको दिया गया कि आपको ये प्रोजेक्ट अब करना है, तो ये जो टॉप के इंजीनियर होते हैं ये उस प्रोजेक्ट को पास करते हैं
उसके डिज़ाइन का अप्रूवल, ये सारा काम, अप्रूवल का काम इनका होता है। उसके अलावा जितना निरीक्षण का काम होता है उस साइट का, ठीक है, वो काम इन दोनों का होता है। ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, इनका काम होता है निरीक्षण करना। और जो नीचे के ऑफिसर्स होते हैं तीनों, एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर, इनका काम होता है कंस्ट्रक्शन का और मेंटेनेंस का। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जितने भी PWD में इंजीनियर्स की पूरी सोपान है या जो उनका हायरार्की है, उसमें जो टॉप के 2 होते हैं C और SE, ये इंस्पेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, और जो नीचे के 3 होते हैं एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट और जी, इनका काम होता है सोपान के अंदर या हायरार्की के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करना ऑन द फील्ड, और इसके अलावा मेंटेनेंस का काम करना। ठीक है, तो जो इंस्पेक्शन का काम होगा वो ये दोनों करेंगे, तो इसलिए इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कौन से होते हैं PWD में, तो उसके अंडर में आएंगे अधिशासी, अधीक्षण और चीफ। यहाँ पर गलत हो गया, अधिशासी एग्जीक्यूटिव नहीं है, यहाँ पर ये चीफ इंजीनियर है। ठीक है, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, इसको चीफ इंजीनियर मानिएगा। ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही हैं, यानी कि सुपरिटेंडिंग और चीफ, इन दोनों इंजीनियर को आप एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर प्रशासनिक अधिकारी मानेंगे। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। अगर यहाँ पर पूछता है मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से इंजीनियर होते हैं, तो आप बाकी नीचे 3 वालों की बात करते हैं। ठीक, तो इस गलती को सुधार लीजिएगा। इसका पहला ऑप्शन अधिशासी अभियंता, जो मैंने गलती से यहाँ पर ऑप्शन नंबर A में अधिशासी अभियंता लिखा है, ये अधिशासी नहीं है, यहाँ पर इसकी जगह चीफ इंजीनियर आएगा। ठीक, तो सही आंसर है दोनों का मिला के। अगला क्वेश्चन, लोक निर्माण विभाग का अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज, तो लोक निर्माण विभाग का अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है चीफ इंजीनियर। ठीक है, या इंजीनियर इन चीफ अगर होगा तो वो आ जाएगा उसकी जगह। अगला, निर्माण क्षेत्र में व्रत का अधिकारी मुख्य अधिकारी होता है, इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर द चीफ ऑफिसर ऑफ द सर्कल इज। अब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट समझिए, जो आपका PWD डिपार्टमेंट का जो चीफ होता है वो तो चीफ इंजीनियर होता है या इंजीनियर इन चीफ होता है, परंतु उसके नीचे क्या होता है, अब अकेला चीफ इंजीनियर पूरे राज्य को तो नहीं संभाल सकता, तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होते हैं। तो एक चीफ इंजीनियर के अंडर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रखे जाते हैं, मैंने बताया अभी। अब इन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का क्या होता है, ये जैसे चीफ इंजीनियर अगर पूरी स्टेट को संभाल रहा है, तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एक व्रत को संभालते हैं। व्रत को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, और इनके सर्कल के अंडर राज्य के कुछ अलग अलग हिस्से आते हैं। तो कई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मिलकर राज्य को छोटे छोटे व्रतों में बांट लेते हैं, और एक व्रत का कंट्रोल एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास होता है। ठीक है, तो जो व्रत का मुख्य अधिकारी होता है वो होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। फिर व्रत के बाद आते हैं खंड, खंड मतलब डिवीजन। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट के मैंने आपको बताया था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में आते हैं डिवीजन। ठीक है, यानी कि खंड। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना छोटा क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो व्रत भी बहुत बड़े होते हैं, अकेले सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए भी संभालना आसान काम नहीं होता। तो फिर व्रत को और छोटे भागों में बांटा जाता है, जिसे कहते हैं डिवीजन्स। तो अब एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के अंडर में 5 से 7 तक लगभग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में एक डिवीजन होता है। ठीक है, फिर डिवीजन के बाद आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, और डिवीजन को तोड़ा जाता है सब डिवीजन में। ठीक है, फिर अब AE के अंदर 5 से 6 एग्जीक्यूटिव के अंदर 5 से 6 AE होंगे, और उनके पास होगा एक एक सब डिवीजन, और ऐसे ही नीचे और आएंगे। तो जो AE आएगा उसके नीचे आएगा JE, और जब JE के पास होगा तो सब डिवीजन टूटेगा नीचे आके सेक्शन में। ठीक है, तो जो सेक्शन होगा उसमें एक JE काम करेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये इनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो तोड़े जाते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, कोई खास मुश्किल अब रहा नहीं है कि निर्माण क्षेत्र में व्रत का मुख्य अधिकारी सुपरिटेंडिंंग इंजीनियर, डिवीजन का मुख्य अधिकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और जूनियर इंजीनियर के पास होता है एक सेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, निर्माण क्षेत्र में खंड का मुख्य अधिकारी होता है, हु इज़ द हेड ऑफ डिवीजन इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अभी डिवीजन का मैंने आपको बताया था, डिवीजन का हेड होता है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर अधिशासी अभियंता। ठीक है, और सब डिवीजन का होता है असिस्टेंट इंजीनियर या फिर सहायक अभियंता। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, निर्माण क्षेत्र में अनुखंड का मुख्य अधिकारी या फिर विच इज द हेड ऑफ सेक्शन इन PWD। मैंने सेक्शन बताया था अभी, सेक्शन का चीफ कौन होता है या सेक्शन को लीड कौन करता है, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, ऊपर से टूटता हुआ आता है सर्कल से, सर्कल के बाद डिवीजन, सब डिवीजन, फिर सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन आता है जूनियर इंजीनियर के पास। आप JE बन के जाएंगे तो आपको जूनियर इंजीनियर का पद मिलेगा, और आपको एक सेक्शन मिलेगा छोटा सा। इसके बाद अवर अभियंता के प्रमुख कार्य होते हैं सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ साइट, एस्टिमेट बनाना, एस्टिमेशन, भौतिक सत्यापन। देखिए पूरी हायरार्की में जूनियर इंजीनियर के पास सबसे ज़्यादा काम होते हैं। जूनियर इंजीनियर एक कड़ी होता है लोकल और
डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है, क्योंकि कोई ऊपर का इंजीनियर ना ही लोकल मजदूर मिस्त्री से दिन भर मिलता है और ना ही साइट पर हो रहे काम में वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कॉन्टैक्ट रखता है। ये सारा काम जेई का होता है। इसके अलावा ड्राइंग बनाना, एस्टिमेट बनाना, साइट पर एक्स्ट्रा खर्चे देखना, कोई दुर्घटना हो जाए उसकी जानकारी देना, साइट को पूरी तरह से मैनेज करके उसका एस्टिमेट जितना बनाया उतने में ही उसको पूरा करना, ये सारे काम जूनियर इंजीनियर करते हैं। और भी इसके अलावा तमाम काम होते हैं। साइट पर कोई रॉ मटेरियल आ गया उसको रखवाना, उसका भंडारण करना, उसकी जांच करना, ये सारा काम जूनियर इंजीनियर का ही होता है। तो अवर अभियंता के प्रमुख कार्य ये तीनों होते हैं। सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन हमें दिया है, लोक निर्माण विभाग के में विभिन्न संस्थापना होती है। दीज आर द वेरियस एस्टेब्लिशमेंट्स इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देखिए एस्टेब्लिशमेंट्स क्या होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जो विभाग के अंदर जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनको किस आधार पर रखा जाता है, ठीक है, तो वो उनके एस्टेब्लिशमेंट्स कहलाते हैं। अब जो नियमित स्थापना होती है वो उन लोगों के लिए है जो नियमित कर्मचारी होते हैं, जो आयोग द्वारा रखे जाते हैं, जिनका नियमित वेतन मिलता है, जिनको छुट्टियां फिक्स होती हैं, जिनकी जो कार्य का जो समय है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको 1 महीने के लिए रख लिया गया या 1 साल के लिए, उनका जो अवधि होती है कार्य की वो फिक्स नहीं होती, वो उनके रिटायरमेंट की उम्र तक होती है, वो होते हैं रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। इसके क्या होते हैं, कार्य प्रभारित स्थापना या वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ये वो लोग होते हैं जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए रखे जाते हैं और काम की अवधि पूरा होने का हटा दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट जब नहीं काम करता है उसकी जगह भी इनको रख लिया जाता है, सारी सुविधाएं इनको वही दी जाती हैं, परंतु इसके वापस आ जाने पर इनको हटा दिया जाता है। इसके अलावा दैनिक श्रमिक आप जानते हैं डेली लेबर वाले, जो डेली वेजेस के हिसाब से काम करते हैं, उनको डेली का पैसा मिलता है और जब काम पूरा हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है, उनको उनकी सर्विसेज समाप्त कर दी जाती हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है, निर्माण विभाग की विभिन्न संस्थापनाएं कौन सी होती हैं, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगर आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा हो रहा है तो देखिए रीज़न यही है कि आपको इस चैप्टर को अधिक से अधिक मुझे कवर कराना है, ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूट ना जाए जो आपके लिए आए और आप सोचे यार ये तो मैं कराया ही नहीं, ठीक है। इससे कम से कम आपको तीनों चीज़ें पता तो चली कि हाँ ये तीनों चीज़ें होती। अगर मैं एक ऑप्शन को सही कर देता तो बाकी दोनों छूट जाते, मुझे गलत ऑप्शन देने पड़ते, तो इसलिए अधिकतर ऑप्शन आपको डी मिल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है, सरकारी व एवं सार्वजनिक निर्माण लेखों के अंतर्गत कौन से पत्र रोकड़ माने जाते हैं। विच पेपर्स आर कंसिडर्ड कैश अंडर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट। देखिए जब एक नॉर्मल आदमी है जो सरकारी आदमी की तरह खर्चे नहीं कर रहा है, या सरकारी विभाग में नहीं है, तो उसके लिए रोकड़ का मतलब या कैश का मतलब, नकदी का मतलब सिर्फ ये होता है नोट, सिक्के या ज़्यादा से ज़्यादा चेक, ठीक है। बट सरकारी डिपार्टमेंट में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए कई मेथड्स का यूज़ किया जाता है, उन्हीं को यहाँ पर रोकड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से तरीक़ों से रोकड़ या कैश ट्रांसफ़र किया जाता है उसकी बात हो रही है। तो करेंसी नोट्स बिल्कुल सही है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी दिया जाता है, रसीदी टिकट, रेवेन्यू स्टैम्प, इनसे भी दिया जाता है। इसके अलावा और भी कई मेथड्स हैं, जैसे पोस्टल ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोस्टल स्टैम्प से दिया जाता है। तो कई मेथड्स का यूज़ करके सरकारी विभागों में रोकड़ का आहरण या एक दूसरे को लेना देना चलता रहता है, ठीक है। तो इस कारण से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे रोकड़ या कैश के या नकदी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, सभी लेन देन का ब्यौरा क्रमवार तथा तिथि अनुसार जिस रजिस्टर में अंकित किया जाता है उसे कहते हैं। ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिक्वेंशियली एंड डेट वाइज इन विच रजिस्टर दे आर रिकॉर्डेड। तो जो ऐसा खर्चा होता है, जो लेन देन होता है, उसको एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, ठीक। उस रजिस्टर को क्या कहते हैं, रोकड़ बही, कैश बुक, रोकड़ पेटी, चेस्ट, दोनों या कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा अंतर है बस, जो रोकड़ बही होता है वही रोकड़ रजिस्टर या फिर कैश बुक होता है, ठीक। तो कैश बुक के अंदर क्या होता है, आप जितना भी लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये दो तरीके का होता है, मेन कैश बुक और सब्सिडरी कैश बुक या फिर सहायक रोकड़ बही। इसमें क्या होता है, जो मेन वाला होता है ना, मेन कैश बुक, उसके अंदर आप सारे लेन देन जितने करंट में हो रहे हैं उनका खर्चा रखते हैं। और जो सहायक वाला होता है या फिर सब्सिडरी होता है, सहायक वाले के अंदर आप जितना भी आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या जो कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड जितना भी व्यय है वो रखते हैं, और बाद में टोटल दोनों को एक साथ जोड़ के एक कंबाइंड आप डिटेल निकाल लेते हैं कि कितना खर्चा हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो रोकड़ पेटी है, रोकड़ पेटी के अंदर आप एक्चुअल में कैश रखते हैं, या स्टील का या किसी मजबूत धातु का बना हुआ चेस्ट होता है जो किसी रूम में फिक्स कर दिया जाता है, उसमें आप बचा हुआ जो पैसा होता है वो सारा रखते हैं। इसका मुख्य चीज़ आप देखेंगे ट्रेजरी में, ठीक है। और दोनों और कोई नहीं, इसे ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रोकड़ बही। तो आप समझ गए होंगे ए और बी में कौन सा सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी अकाउंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन से मैंने आपको बताया, इसके अलावा वन लाइनर भी इसके अपलोड करने वाला हूँ आज ही, तो आप वन लाइनर में बच्चे हुए क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। तो आज आपका ये पूरा सेक्शन जो है पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स वाला, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।